नमस्कार। आज हम भगत सिंह के जीवन और उनके विचारों को थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास एक स्रोत है, भगत सिंह, इंकलाब और शहादत। मकसद सिर्फ नारों से आगे जाना है ना? मतलब उस शख्सियत को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। भगत सिंह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक ऐसे हीरो हैं जिनके काम और जिनकी सोच ने न सिर्फ उस टाइम को बल्कि आगे आने वाली पीढ़ियों को भी बहुत बहुत गहराई से प्रभावित किया। और ये जो सोर्स है ये उनकी जिंदगी की खास घटनाओं और उनकी जो विचारधारा थी उसके जरूरी पहलुओं पर रोशनी डालता है। कहानी की शुरुआत होती है एक 12 साल के लड़के से। वो जलियांवाला बाग की खून से सनी मिट्टी लेकर घर लौटता है और देश को आजाद कराने का एक संकल्प लेता है। लगता है ये घटना उनके लिए एक टर्निंग पॉइंट थी। हाँ बिल्कुल। और यहीं से उनके क्रांतिकारी सफर की कह सकते हैं नींव पड़ी। पारिवारिक पृष्ठभूमि में तो देशभक्ति थी ही, जैसे उनके चाचा अजीत सिंह, और फिर लाहौर नेशनल कॉलेज में HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन से जुड़ना, इन सब ने उनके इरादे को और पक्का किया। दिलचस्प बात यह है कि उनका संघर्ष सिर्फ अंग्रेजों से नहीं था, विचारों के लेवल पर भी था। ये उनके लेखों से, जैसे कर्मयोगी और अकाली में जो छपे, उनसे साफ पता चलता है। हाँ, वो दौर। फिर 1928 आता है, साइमन कमीशन का विरोध, लाला लाजपत राय की शहादत और उसका बदला लेने के लिए वो पुलिस अफसर सैंडर्स, उसकी हत्या। भगत सिंह अकेले तो नहीं थे इसमें। नहीं, भगत सिंह थे, राजगुरु थे और चंद्रशेखर आजाद भी शामिल थे। ये 17 दिसंबर 1928 की बात है। और ये सिर्फ मतलब कोई गुस्से वाली प्रतिक्रिया नहीं थे, ये ब्रिटिश दमन का एक सोचा समझा जवाब था। अच्छा। और इसके बाद 8 अप्रैल 1929 सेंट्रल असेंबली में बम कांड। इसका मकसद तो किसी को मारना नहीं था जैसा कहा जाता है, तो फिर क्यों किया ये? सही कहा आपने। मकसद था जो बहरी हो चुकी अंग्रेजी हुकूमत थी उस तक अपनी आवाज पहुंचाना। जैसा उन्होंने खुद कहा भी, अगर बहरों को सुनाना है तो आवाज को बहुत जोरदार होना होगा। हाँ, ये सुना है। तो ये बम कांड दरअसल अदालत को अपने विचारों के प्रचार का मंच बनाने की एक रणनीति थी। इसीलिए तो बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त भागे नहीं, वही खड़े रहे। हाँ, नारे लगाते हुए खुद को गिरफ्तार करवाया। वो नारे इंकलाब जिंदाबाद और साम्राज्यवाद का नाश हो आज भी गूंजते हैं। तो गिरफ्तारी एक प्लान का हिस्सा थी। हाँ बिल्कुल, ये एक सोची समझी योजना थी। हाँ। और जेल में भी उनका संघर्ष रुका नहीं, बिल्कुल नहीं। राजनीतिक बंदी का दर्जा मिले, भारतीय कैदियों के साथ जो भेदभाव होता था उसके खिलाफ उन्होंने लंबी भूख हड़ताल की। ये उनके अटूट इरादे और अपने सिद्धांतों के प्रति उनकी जबरदस्त लगन दिखाता है। और फिर वो दुखद दिल, 23 मार्च 1931, महज 23 साल की उम्र में भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को लाहौर सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई। कहते हैं कि अंग्रेज उनके विचारों के असर से इतना डर गए थे कि अंतिम संस्कार भी रात के अंधेरे में चुपचाप करना पड़ा। ये बात सच है। उनके शवों का अंतिम संस्कार रात के अंधेरे में सतलुज नदी के किनारे कर दिया गया, चोरी छपे। लेकिन देखिए, उनकी शहादत उनकी कहानी का अंत नहीं थी। भगत सिंह की जो विरासत है वो उनके क्रांतिकारी कामों से कहीं आगे जाती है। उन्होंने समाजवाद की, यानी आर्थिक बराबरी और शोषण मुक्त समाज की बात की, और धर्मनिरपेक्षता मतलब राजनीति और धर्म को अलग रखने का जो विचार है उसकी पुरजोर वकालत की। उनका वो लेख भी तो है, मैं नास्तिक क्यों हूँ, वो उनके विचारों का एक बहुत अहम दस्तावेज माना जाता है ना। बिल्कुल, बहुत प्रासंगिक है आज भी। उसमें वो तर्क और विवेक के आधार पर जो स्थापित धार्मिक मान्यताएं हैं उन पर सवाल उठाते हैं और स्वतंत्र सोच पर, इंडिपेंडेंट थिंकिंग पर जोर देते हैं। ये दिखाता है कि भगत सिंह सिर्फ एक जोशीले क्रांतिकारी नहीं थे, वो एक गहरे विचारक भी थे जो समाज के बुनियादी सवालों से जूझ रहे थे। तो इस पूरी चर्चा से एक बात तो साफ है कि भगत सिंह सिर्फ एक्शन वाले हीरो नहीं थे, बल्कि उनमें विचार और क्रांति का एक जबरदस्त संगम था। उनका वो छोटा सा जीवन और वो महान बलिदान आजादी की लड़ाई की एक ऐसी कहानी बन गया जो हमेशा प्रेरणा देती रहेगी। सही बात है। और अंत में एक सवाल शायद हम छोड़ सकते हैं सोचने के लिए कि आज का जो दौर है, जहां इतनी सारी सूचनाएं हैं, नई नई चुनौतियां हैं, उसमें भगत सिंह का ये जो नजरिया था कि स्थापित मान्यताओं पर सवाल उठाओ, आलोचनात्मक सोच रखो, क्रिटिकल थिंकिंग जिसे कहते हैं, जैसा उनके लेख में नास्तिक क्यों हूं में भी दिखता है, ये आज हमारे लिए कितना मायने रखता है, कितना प्रासंगिक है।